जय हिंद साथियों। भारतीय इतिहास की ये दूसरी क्लास है और हम आपको बताएं कि हमारे YouTube चैनल पर सिर्फ वही पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो। तो किसी भी कंटेंट को जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए उसके साथ साथ कोई फालतू की कहानियां या बातें यहाँ वहाँ की नहीं होती हैं, जो कि बिल्कुल निरर्थक होती हैं। बच्चों को लगता है कि चलो कोई ऐसे टीचर से पढ़ेंगे जो बहुत सारी बातें साथ साथ बताएं, तो आप क्या करोगे उन सब बातों का। इसलिए वह कंटेंट पढ़ो जो आपकी परीक्षा ओरिएंटेड हो बिल्कुल। तो हम सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएगा। तो परीक्षा ओरिएंटेड कंटेंट को ही पढ़ना है। हम उतना ही पढ़ाते हैं जितने की आपको आवश्यकता हो। फालतू की बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है तो आप पीएचडी कीजिए, नेट का फॉर्म डालिए, है ना, नेट क्लियर कीजिए, जेआरएफ क्लियर कीजिए, पीएचडी कर लीजिए, आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि किसी भी स्टेट सर्विस या यूपीएससी का प्रीलिम्स परीक्षा निकालनी है तो ये क्लासेस जो हैं वो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ही हैं। इन क्लासेस के बाद आप इन क्लासेस को देखने के बाद ये जो भारतीय इतिहास की क्लास चल रही है ना, भारतीय इतिहास की सारी क्लासेस जब आप कंप्लीट कर लोगे, टोटल क्लासेस 35 क्लास आने वाली हैं। अगर आप इनको सभी को कंप्लीट कर लेते हो ना, फिर चाहे आप यूपीएससी का कोई सा भी एग्जाम हो प्रीलिम्स परीक्षा का, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम्स परीक्षा के एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, ईपीएफओ का एग्जाम हो, एपीएफसी का एग्जाम हो, ये जो एनडीए कंडक्ट कराती है, एनडीए का एग्जाम हो, या फिर कोई भी राज्य सेवा जो स्टेट सर्विस हैं, जो राज्य सेवा हैं, राज्य सेवा लोक सेवा आयोग होती हैं, ये कोई से भी राज्य की हो पीएससी, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, है ना, राजस्थान पीएससी हो, आरएएस का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सिर्फ इन 35 क्लासेस से ही आप कंप्लीट कर लोगे पूरा इतिहास, भारतीय इतिहास। वहां से कुछ भी बाहर नहीं छूटेगा। हाँ, जैसे एमपीपीएससी में कुछ संकल्पना और विचार एक टॉपिक अलग से है सिलेबस में, तो उसको अलग से पढ़ना पड़ता है, तो वो इसमें शामिल नहीं है क्योंकि उसको थोड़ा सा विस्तार दे के पढ़ना होता है। वो जो कुछ भी उस संकल्पना एवं विचार वाले टॉपिक में है वो सारा का सारा कंटेंट इसमें है बुक में, लेकिन उसको थोड़ा विस्तार दे के पढ़ना होता है, इसलिए उनकी क्लासेस अलग से डली हुई हैं। तो आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, ये क्लासेस जो है ना पर्याप्त हैं। ये 35 क्लासेस होने वाली हैं, ये दूसरी क्लास है। तो हर एक चैप्टर की एक एक क्लास आएगी, इस प्रकार से कुल क्लास 35 रहेंगी। 35 क्लासों में आपका कंप्लीट हो जाएगी हिस्ट्री, भारतीय इतिहास जो है उसके तीनों फेज, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, तीनों फेज जो है वो कंप्लीट हो जाने वाले हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास है। तो यहाँ वहाँ की बातें हम करते नहीं हैं, हम सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप हमारी क्लासेस को देख लो और जिस टॉपिक से सवाल आ रहा है सीधे उसी टॉपिक वाली क्लास पे जाना और उसको एक बार देख लेना कि उससे आया है क्वेश्चन क्या। निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन जो है वहां से मिलेगा। इन क्लासों में आपको थ्योरी भी मिल रही है, साथ ही प्रैक्टिस के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलते हैं, जिन्हें मैं तो करा ही देता हूँ, आप भी एक बार उनको कर सकते हो। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रहते हैं इन क्लासेस में ही साथ में। तो पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगाते हैं और फिर ये क्लास हो जाती है कंप्लीट। फिर अब अगली क्लास का इंतजार कीजिए और जो है 35 क्लास आएंगी, टोटल 35 क्लास में आपका हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो ऐसा है, आज हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। एक समय ऐसा था जब महान सम्राट सिकंदर का भारत में आगमन हुआ। उस समय तक ऐसा माना जाता था, विद्वान भ्रमित थे कि भारत में कोई सभ्यता नहीं थी पहले से, है ना, ये नए नए लोग कहीं से आके बसे हुए हैं, ये आर्य लोग हैं, वैदिक लोग हैं, ये कहीं से आए होंगे और बस गए होंगे। उस समय तक विद्वानों की ये धारणा हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली। विदेशी व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ और एक समय ऐसा आया कि बहुत से भूगोलवेत्ता और जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्होंने भारत में अलग अलग जगह रिसर्च की और एक समय ऐसा आया कि पता चला कि एक सभ्यता है जो बहुत बड़े लेवल पर है और उसके साक्ष्य मिल रहे हैं। तो फिर प्रॉपर तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जो है भारतीय पुरातत्व विभाग था जो उस समय, उन्होंने इसकी खोजबीन में कार्य करना शुरू किया, है ना। और सबसे पहले इसकी पहल किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। तो अब हम आते हैं, बिल्कुल डाटा वाइज पढ़ेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाइज दोनों चीजों को समझेंगे। इन क्लासों के बाद देखने के बाद आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि एनसीईआरटी के मिला हुआ कंटेंट है, सारा का सारा प्रॉपर कंटेंट है, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, तो एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अलग से। देखो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो जब हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रारंभ हुई तो सबसे पहले जो स्थल मिला वो हड़प्पा शहर ही था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसको मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है, तो अधिकतर जो नगर मिले हैं ना वो सिंधु घाटी के आसपास ही मिले हैं, सिंधु नदी के जो है आसपास ही मिले हैं, और एक बहुत बड़ी मात्रा में शहर जो है सिंधु नदी के आसपास मिले, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत व्यापक क्षेत्र था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से सभ्यता के प्रमाण मिले। विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया क्योंकि इस क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के अंतर्गत आता था शुरुआत में। फिर बाद में जब तक खुदाई होती गई तो पता चला कि ये जो सभ्यता है बहुत विशाल सभ्यता दबी हुई है जमीन के नीचे। बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में सभ्यता के जो है अवशेष मिलते गए और ये सभ्यता जो है फैलती गई। इतिहासकार जो है इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दिया गया और उसी को उचित समझा, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इंडस वैली के नाम से जानते हैं ना। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार थोड़ा डायग्राम से समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब आप सबसे उत्तर में जाओगे तो सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उत्तरी सीमा बनाती है जम्मू कश्मीर में, एक जगह है मांडा, तो मांडा में जम्मू कश्मीर में अपनी उत्तरी सीमा बनाती है। और जब आप दक्षिण में आओगे कि सबसे दक्षिणी पॉइंट कहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आपको मिलेगा दैमाबाद, और ये दैमाबाद है वर्तमान के महाराष्ट्र में दैमाबाद है, तो दक्षिणी सीमा जो है हड़प्पा सभ्यता की वो दैमाबाद है। तो सबसे ऊपर है मांडा। देखो जैसे अब व्यक्ति खड़ा होता है ना, कोई इंसान खड़ा है तो सबसे ऊपर क्या होता है उसके माथा होता है, जिसे हेड कहते हैं ना, माथा, फोर हेड कहते हैं इंग्लिश में, तो इसे माथा होता है, तो इससे आप याद रख लो कि मांडा है ना, मांडा। और नीचे क्या है, दैमाबाद है, दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद ने सबसे नीचे है। अब हम पूर्वी और पश्चिमी जो क्षेत्र है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है पूर्वी बिंदु। पूर्वी सीमा कहाँ पर है, आलमगीरपुर में है उत्तर प्रदेश में। और जो पश्चिमी सीमा है सुतका गैंडोर, ये पाकिस्तान में है, वर्तमान के पश्चिमी सीमा है बलूचिस्तान की, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पश्चिमी सीमा बनाता है सुतका गैंडोर में है। तो सुतका गैंडोर एक जगह है ना, बंदरगाह है सुतका गैंडोर इस सभ्यता का, कहाँ पर है, वर्तमान के पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। सुतका गैंडोर पश्चिमी सीमा बनाता है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तरी सीमा तो मांडा, और दक्षिणी सीमा दैमाबाद, ही याद हो गए होंगे आपको लगभग। देखो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसे का उद्भव हो चुका था, कांसे के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी था। तो देखो कहने का मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे, मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक मैप से ऐसी रफली, है ना, तो जैसे मान लो ये भारत है ना, और ये इस प्रकार से जो है पाकिस्तान समेत हमने इसमें मिला दिया है, और ये पूरा भारत है, तो है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ, तो यहाँ मिले हैं पश्चिमी भारत क्षेत्र में मिले थे, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान यहाँ पर शुरुआत में, है ना। और ये कैसी थी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसे की वस्तु यहाँ से मिली, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती। यहाँ महाराष्ट्र में क्या है, दैमाबाद है, सबसे उत्तर में कश्मीर में क्या है, मांडा है, यहाँ पश्चिम में यहाँ पर सुतका गैंडोर है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। तो ये बिंदु है 4। अब हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको ठीक ढंग से समझ में आए। देखो सैंधव सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा है, दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, तथा पश्चिम में सुतका गैंडोर से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक जो है फैली हुई है ये सभ्यता। उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम जो है 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। अभी तक उत्खनन
तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल पाए गए हैं अभी तक। ये सिर्फ ज्ञात स्थल हैं 2800। ऐसा माना जाता है कि अभी बहुत सारे स्थल जो हैं दबे हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी जो खुदाई है वो बंद चल रही है खुदाई। इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता है तो कंप्लीटली खुदाई करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। हो सकता है इनकी लिपि अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो कुछ ऐसा भी मिल जाए कि इनकी लिपि को पढ़ने में भी सहायक हो। लेकिन लंबे समय तक खुदाई करते रहना, उसके भी कुछ ऐसे परिणाम होते हैं और बहुत सारी चीजें वजह होती हैं, जिस वजह से भारत सरकार ने और जो पुरातात्विक विभाग है उसने इसकी खुदाई को अभी वर्तमान में रोक रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो यह भी आपको याद रखना है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेमन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया था, जिसका वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित किया गया। सर ये नाम पहली बार सुनने में आ रहा होगा आप लोगों को, तो देखो क्या है ये जो चार्ल्स मेसन है। चार्ल्स मेसन एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, ये भारत भ्रमण पर आए थे, तो ये भारत का भ्रमण कर रहे थे। तो जब ये पंजाब क्षेत्र से घूम रहे थे ना, तो इनको ऐसा ज्ञात हुआ कि यहाँ कुछ है ना, तो उन्होंने वो जो भ्रमण करने के बाद वो सब जानकारी अपनी पुस्तक में लिखी। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में जो है सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में वर्णन किया था। अभी ऑफिशियली खुदाई शुरू नहीं हुई है, जब इन्होंने चार्ल्स मेसन ने इसको देखा, इन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया और उसके बाद उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। और फिर 1921 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष थे जो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया था। तो 1921 में हड़प्पा शहर का पता लगाया गया। पूरी कहानी ये है कि सबसे पहले चार्ल्स मेसन घूमने आए, उन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक में लिखा और पुरातत्व विभाग ने जो है आदेश दिया किसको, जॉन मार्शल को, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने खोज डाला किसको, हड़प्पा शहर को खोजा। इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, क्योंकि सर्वप्रथम खोजा गया नगर कौन सा था, हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो 1921 में हड़प्पा शहर जो है खोजा गया। सन जॉर्ज मार्शल के निर्देशन में ही राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। तो 1921 में पहले हड़प्पा की खोज हुई। उसके बाद दूसरा शहर जो खोजा गया वो था मोहनजोदड़ो। एक विशाल नगर था मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो जो है ना इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। इस समय भी नेतृत्व कर रहे थे कौन, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। रेडियो कार्बन 14 जो होती है ना जांच करने की एक विधि, नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा स्थल का काल निर्धारण जो है 2500 ईसा से 1750 ईसा पूर्व जो है माना जाता है। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्वान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य अपनी परिपक्व अवस्था में थी, मतलब अपने चरम पर थी। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं और ये मुख्य परीक्षा में पढ़ने होते हैं, अभी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है, तो प्रीलिम्स परीक्षा में इसलिए नहीं पूछा जा सकता है। चाहे कोई से भी एग्जाम की प्रीलिम्स परीक्षा हो, उसके कारण नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है कि किस वजह से ऐसा हुआ होगा। हम सिर्फ जो भूगोल वेदता है, जो हमारी पुरातत्व वेदता है, वो सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कोई महामारी आई हो तो ये पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। ऐसा भी हो सकता है कोई बाढ़ के कारण ऐसी सभ्यता पूरी नष्ट हो गई होगी, किसी भूकंप के कारण भी सभ्यता नष्ट हो सकती है। तो कारण बहुत से हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल हैं। देखो मानव कंकाल का जब डीएनए चेक होता है तो पता चलता है कि ये कितना पुराना कंकाल है ना, तो इस प्रकार से भी काल निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अभी कोई वर्तमान में कहीं ऐसे अवशेष मिलते हैं तो क्या करते हैं, कोई संदिग्ध जगह पर मिलते हैं तो फिर वो रिपोर्ट कराई जाती है पुलिस को, पुलिस उसकी कार्बन डेटिंग कराती है कंकाल की और उससे पता चलता है कि कितना पुराना है। और तो और जब ये सोचो कि पोस्टमार्टम होता है ना, तो पीएम होता है जब, तो अस्पताल में डॉक्टर ये तक बता देते हैं कि कितने समय पहले मृत्यु हुई थी इस व्यक्ति की, कितने समय पहले। तो इतने सारे साक्ष्य प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो साइंस बहुत आगे पहुंच चुकी है, निश्चित रूप से हमें साइंस को जो है सलाम करना चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रयोग से जो है बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करना है आपको। एआई टूल्स जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उन्हें बहुत सावधानी से प्रयोग करें,
सोशल मीडिया का बहुत सावधानी से प्रयोग करना है, आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। किसी भी प्रकार की परमिशन को अलाउ करने से पहले उसको पढ़ें ध्यान से। जब भी उस ऐप को या कोई सा भी एआई चैटबॉट जो आपके मोबाइल में है, उसको अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो सारी की सारी परमिशन को पहले बंद करो, उसके बाद अनइंस्टॉल करना है। सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थीं। कौन कौन सी? एक तो है भूमध्य सागरीय जनजा प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, अल्पाइन और मंगोलॉयड। ये 4 प्रजातियां जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करती थीं। सबसे ज्यादा जो लोग पाए गए थे वो थे भूमध्य सागरीय प्रजाति के। कौन सी? भूमध्य सागरीय प्रजाति के। अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन के बारे में, जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलित है ना। बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है सिंधु घाटी सभ्यता ने अपनी नगर नियोजन के लिए। क्या शानदार दिमाग रहा होगा उस समय लोगों का। अगर आज के समय मौका मिले कि कोई ऐसी मशीन बने कि आपको ट्रेवल करने की अनुमति दी जाए कि आप उस समय जाकर ट्रेवल कर सकते हो, उन लोगों को देख सकते हो वो सभ्यता किस प्रकार से वर्क कर रही थी, तो निश्चित रूप से मैं तो जाना चाहूँगा। आप जाना चाहोगे नहीं जाना चाहोगे ये और बात, लेकिन मैं तो जरूर देखना चाहूँगा कि कैसे उन लोगों ने उस समय आज से कितने हजारों वर्षों पहले कितनी शानदार और नगरीय सभ्यता को डेवलप किया होगा। इस नगरीय सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी, अभी आप जब आगे पढ़ोगे ना तो दंग रह जाओगे कि आज भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती जितनी तरक्की वो उस समय कर चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन। किसके अनुकूल? पर्यावरण अनुकूल। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो जल निकास प्रणाली है। क्या है? जल निकास प्रणाली। बहुत ही शानदार तरीके से जल निकास प्रणाली जो है इन्होंने अपनाई थी। क्या क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन में खास, तो आप देखेंगे सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और लगभग सभी नगर जो हैं 2 भागों में विभक्त थे। तो पहले सड़कों को देखें कैसे। जैसे सड़कें इस प्रकार से सड़क आई है, मान लो सड़क यहाँ से सीधी इस प्रकार से आई है, अगर कोई दूसरी सड़क आ रही है तो इस प्रकार से उसको समकोण पर काटती थी सड़कें एक दूसरे को। जो नगर थे वो लगभग 2 भागों में बटे हुआ रहते थे, है ना। हर एक नगर जो है लगभग लगभग 1-2 नगरों को छोड़ दिया जाए तो 2 भागों में मिले हैं। प्रथम भाग था वो ऊंचे स्थल पर बना होता था जिसे दुर्ग कहते थे, और इनमें शासक वर्ग निवास करता था। और जो दूसरा स्थल था, दूसरा भाग था, वो नगर या आवास के क्षेत्र में मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, जो अपेक्षाकृत बड़े थे, आमतौर पर सामान्य नागरिकों के लिए, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिकों के लिए रहते होंगे। तो देखो आप अंदाजा लगाओ आप खुद, हम आपको थोड़ा सा डायग्राम से बताते हैं आपको इसको, है ना। जैसे ब्लैंक पेज ले लिया हमने देखा कि ये मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो है। ये एक नगर है। इस नगर को 2 भागों में हमें बांटना है, क्योंकि लगभग जो हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं अधिकतर वो 2 भागों में बटे हुए मिले हैं। एक कोई ऊंचा स्थल बनाया जाता था जहां होती थी क्या, जो दुर्ग होता था, जहां रहता था शासक वर्ग, और एक होता था निचला वर्ग जो विस्तृत होता था और यहाँ की जनसंख्या अधिक होती थी। और यहाँ पे क्या होता था, जहाँ जनसंख्या अधिक कहाँ रहेगी, आम लोग जहाँ रहेंगे ना वहाँ जनसंख्या जो है अधिक रहेगी, तो साधारण लोग रहते थे यहाँ। लेकिन जो शासक वर्ग हैं वो ऊंचे और दुर्ग को बनाया करते थे ताकि सुरक्षित रह सकें। और जो शासक वर्ग का जो दुर्ग होता था वो एक सुरक्षा दीवार से भी घिरा रहता था, ताकि अगर कोई जाति प्रजाति के लोग जो है आक्रमण करें तो जो शासक वर्ग है वो पहले बचे, है ना, वो बच सकें उन चीजों से। इसलिए शायद ऐसा बनाया जाता होगा। तो हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में बटी हुई थी। जो नगर है उसके 2 भागों में, एक तो दुर्ग था और एक था जो है दूसरा एरिया था वो आम लोगों को रहने के लिए था, है ना। तीसरी जो विशेषता है इसकी, सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थी। तो जो नालियां होती थी उस समय, आज से 2500 साल पहले, है ना, 3000 साल पहले जो है सड़कें नालियां ऐसी बनाई गई थी कि सड़क के बाजू से जो नाली बनी हुई है उसमें ढक्कन हुआ करते थे, वो ढकी हुई थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। तो नगर की एक मुख्य नाली भी हुआ करती थी जो पूरी गंदगी को कहाँ ले जाती थी, नगर से बाहर ले जाती थी। तो घरों की जो नालियां हैं वो गली की जो नाली है उससे कनेक्ट होती थी, और जो गली की नाली है वो नगर की मुख्य नाली को कनेक्ट करती थी। इस प्रकार से जो है गंदगी जो है शहर से बाहर जाया करती थी, उस समय नगर से जो है बाहर जाया करती थी।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो आज हम पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं घर बनाने के लिए। अब तो अलग अलग प्रकार की ईंटें आने लगी हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि स्लेटी टाइप की जो ईंटें आती हैं, जिन्हें हम देखते हैं कि वो पानी में तैरती हैं, है ना। पहले भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया है। आज से 3000 वर्ष पहले पक्की ईंटों से बने हुए घर मिले हैं, है ना। और अभी हम देखते हैं कि भारत में ना लाखों घर ऐसे होंगे जो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, लेकिन 3000 वर्ष पहले उन्होंने पक्की ईंटों का प्रयोग किया है। ऐसे दो शहरों को छोड़कर, एक तो कालीबंगा और रंगपुर, यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन होता था। तो जो घर होते थे ना, लगभग सभी घरों में आंगन देखने को मिला है। एक रसोई घर भी मिलता था, किचन, है ना, और एक स्नानागार भी मिलता था। तो वॉशरूम भी हुआ करता था उस समय। तो कितने सभ्य रहे होंगे वो लोग कि सोचो, स्नानागार भी है, आंगन भी है घर में बैठने उठने के लिए, रसोई घर भी अलग से है ना, और इतनी सारी सिस्टमेटिक चीजें चल रही होंगी उस समय। तो हम ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि उस समय के लोग जो हैं बहुत सभ्य रहे होंगे, बहुत सभ्यता के साथ रहते होंगे। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। अब अधिकांश शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अधिकांश घरों में कुओं के प्रयोग हुए हैं, ताकि इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो नहीं चाहते होंगे कि घर की जो महिलाएं हैं वो पानी के लिए घर से बाहर निकले, या घर के व्यक्तियों को पानी के लिए परेशान होना पड़े। तो इन सब संसाधनों का प्रयोग देखो, सिस्टमेटिक तरीके से मैनेजमेंट देखो आप, कितना शानदार है। बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। और हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी। तो हड़प्पा कालीन जो नगर थे, उनकी सुरक्षा के लिए एक प्राचीर बनाई जाती थी। जैसे ये नगर है, तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा, एक अलग से प्राचीर बनाई जाएगी, ताकि इसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। किससे? अन्य प्रजातियों से, साथ ही शिकारी जानवरों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे किलेबंद किया जाता था, जिसका उद्देश्य जो है नगर को चोर, लुटेरे एवं पशु दस्युओं से बचाना था। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए देखो कितना एडवांस सोच के चल रहे होंगे वो लोग, है ना। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो आपको अन्नागार आंसर करना है। और सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में है। वाकई में ये कि बहुत रहस्यमय चीज है, जिसका भी पुरातत्वविद जो है ना उस पर शोध कर रहे हैं कि आखिर ये बनाया क्यों गया था, स्नान करने के लिए ही, या कोई विशेष पूजा रहस्य या फिर कोई कार्यक्रम होता था जिसके लिए बनाया गया था। तो उसकी सबकी चल रही हैं चीजें। जिस दिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ने में हम सक्षम हो गए ना, उस समय हमें इतनी सारी चीजों जानने को मिलने वाली हैं जिनसे हम बहुत ही अनभिज्ञ हैं। बहुत सारी चीजों को हम अभी जान नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी जो लिपि है उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं कि वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, है ना, और किस प्रकार से उसको पढ़ना है। लेकिन कभी ना कभी तो संभव होगा, शायद जल्द ही संभव हो, हमारे जीते ही संभव हो, ताकि हमें पता चल सके कि क्या थी चीजें उस समय। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि घरों के जो दरवाजे हैं एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी। तो देखो, घरों के यहाँ से कोई मुख्य सड़क निकल रही है, तो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी घरों के दरवाजे और खिड़कियां, ये खुलती थी गलियों की ओर, अंदर की ओर घर के, है ना। जो छोटी गलियां होती थी ना, तो उस ओर खुलती थी। जैसे हम आपको डायग्राम से बताते हैं, जैसे मान लो एक सड़क हमने निकाली कि ये मुख्य सड़क निकली हुई है शहर की, है ना, और यहाँ से ये जो है घर बने हुए हैं। तो घरों के जो दरवाजे हैं वो यहाँ इस तरफ ना खुलकर इस तरफ नहीं खुलेंगे, जहां अभी हम आपको पेन से बना रहे हैं नीला कलर, इस तरफ नहीं खुलेंगे। जबकि कहाँ खुलेंगे? ये जो आप देख रहे हो सकरी गलियां, ये छोटी छोटी ये जो गलियां हैं, ये वाली गलियां, इनकी ओर खुलते थे दरवाजे। तो इसकी भी बहुत सारी वजह रही होंगी कि ऐसा वो क्यों करते थे, है ना। मुख्य सड़क की ओर दरवाजे खोलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना, हादसों से बचने, शायद चलता होगा कुछ उस समय ऐसा सिस्टम, जो भी वजह रही होगी, लेकिन रहा होगा कुछ ना कुछ। एडवांस जरूर सोचते थे ये लोग। मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 का रेशियो जो है, आकार की ईंटें ज्यादा प्रचलित थी। तो देखो, लगभग हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर जो ईंटें मिली हैं उनका जो रेशियो रहा है ना, वो इसी प्रकार का था।
4:2:1 इस प्रकार की ईंटें मिली हैं। अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल देख रहे हैं हम, वो है हड़प्पा। अभी हमने देखा था कि हड़प्पा जो है 1921 में खोजा गया। कब? 1921 में खोजा गया, और ये रावी नदी के बाएं तट पर है। कहाँ पर है? रावी नदी के बाएं तट पर है। तो हड़प्पा 1921 में खोजा गया था और रावी नदी के बाएं तट पर है। कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। 1921 में खोजा गया था, रावी नदी के बाएं तट पर है। ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो, स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीक, उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। इसे मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर जो है चौड़ा था। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंड ए बी की संज्ञा प्रदान की है। तो क्या याद रखना है? बस इतना याद रखो कि दयाराम साहनी जो हैं उन्होंने 1921 में हड़प्पा शहर की खोज की, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी में रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है ना? और औद्योगिक नगर किसने कहा इसे? अर्ध औद्योगिक नगर स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो पर। देखो, मोहनजोदाड़ो जो है इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। किसने? कब की थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने। और इसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो पाकिस्तान प्रांत के सिंध में है ये, लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी, और यहाँ पर बृहद स्नानागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है ये। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना हुआ है। तो बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, और ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्नानागार है और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तांबे तथा टिन को मिलाकर हड़प्पा वासी कांसे का निर्माण करना जान चुके थे। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है, जो द्रवी मोम विधि से बनी होगी। किस प्रकार से बनी है? लोस्ट बेक्स मेथड से बनी हुई है ना, जो द्रवी मोम विधि से बनाई गई है। कांसे की मूर्ति मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब आते हैं हम चनहूदड़ो पर। चनहूदड़ो सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में है। इसकी खोज जो है 1934 में हुई। तो चनहूदड़ो की खोज कब हुई? 1934 में एन गोपाल माजुमदार ने की थी। किसने? एन गोपाल माजुमदार ने की थी। 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के द्वारा जो है चनहूदड़ो की खोज की गई थी। चनहूदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। किस प्रकार से मिली हैं? वक्राकार ईंटें मिली हैं। एकमात्र स्थल है चनहूदड़ो से। चनहूदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चनहूदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति झूकर झांगर के अवशेष मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक औद्योगिक केंद्र था चनहूदड़ो, जहां मणिकारी, मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम मिला है। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की भी खोज की थी। तो आपको अर्नेस्ट मैके का नाम याद रखना है। चनहूदड़ो के बारे में आपको याद रखना है कि 1934 में जो है एन गोपाल मजूमदार ने खोज की इसकी, है ना, और उत्खनन कराया था अर्नेस्ट मैके ने। एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, और साथ में यह भी याद रखना है कि यहाँ से मनका बनाने का कारखाना भी मिला है। किसका? मनका बनाने का कारखाना मिला है। अब हम आते हैं लोथल पर। देखो, लोथल है गुजरात के अहमदाबाद के पास, है ना, सरगबाला ग्राम के समीप है, और ये भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर है? भोगवा नदी के तट पर है।
इसकी खोज सर्वप्रथम एस आर राव ने 1955 में की थी। तो जो लोथल स्थल है इसकी खोज हुई थी 1955 में, एस आर राव के द्वारा की गई थी। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह है। तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है क्या? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का क्या है? बंदरगाह है, जो एक पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल हुआ करता था। तो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। तो इस बार जो नगर है लोथल, इसको दो भागों में नहीं बांटा गया है, बल्कि एक ही प्राचीर से जो है घेरा गया है पूरे नगर को। अब आते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के जो है साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। तो राखीगढ़ी जो है नष्ट होने की कगार पर है, और यहाँ से अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। अब आते हैं कालीबंगा, जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो जो कालीबंगा है ये राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा जो शहर है, नगर है, उसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई हुई थी। तो खोज की थी अमलानंद घोष ने, कब? 1951 में। वहीं जो लोथल है, लोथल, उसकी खोज हुई थी 1955 में, और जो कालीबंगा है 1951 में ही खोज लिया गया था। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ है। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो देखो, जो कालीबंगा है यहाँ से कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और हम क्या देख रहे हैं इतनी देर से कि लगभग अधिकांश शहरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगा एकमात्र ऐसी जगह है जहां से 3 प्रकार का जो है अंतिम संस्कार देखने को आता है। पहली तो विधि है कि पूर्ण समाधिकरण, मतलब जो समाधि के रूप में जो है, जैसे जो मृत व्यक्ति है उसको दफनाया जाता होगा। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, इसमें पूर्ण रूप से नहीं दफनाया जाता है व्यक्ति को। और तीसरा है दाह संस्कार, जो आप देखते हो अधिकतर, जिसे हम कहते हैं कि लकड़ी दी वो जलाया जाता है इसमें व्यक्ति को। अब जो अगला शहर है बनाबली है, ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक पुरातत्व स्थल है, और इसकी खोज की थी आर एस बिष्ट ने, जो है इसकी खोज की है 1973 में। तो बनावली की खोज कब हुई? 1973 में आर एस बिष्ट ने की है इसकी खोज। बनावली स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। यह यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था। तो एकमात्र ऐसी जगह है जहां से जल निकास प्रणाली का अभाव है, वरना हड़प्पा सभ्यता जो है वह अपनी जल निकास प्रणाली के लिए ही जानी जाती है। बनावली में अधिक मात्रा में जो है जौ मिला है। जौ वो बोया जाता है, जो जौ जौ जिसे खाते हैं। और यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल भी मिला है ना। हल जो पहले खेतों में चलता था ना, उसकी बात की जा रही है। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट नगर, जहाँ की जल निकासी व्यवस्था जो है सर्वोत्तम थी। तो धौलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने इसकी जो है खोज की थी। तो जेपी जोशी ने धौलावीरा की खोज की है 1967 में, और यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण तकनीक से परिचित थे, है ना। और नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्गा भाग, मध्य भाग और निचला भाग। तो आपको क्या समझ में आया? हम देख रहे हैं इतनी देर से कि अधिकतर नगर 2 भागों में बटे हुए हैं, है ना। और ये जो है धौलावीरा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कितने? 3 भागों में, दुर्गा भाग, मध्य भाग और निचला भाग। ये 3 भागों में जो है आपको देखने को मिलेगा।
धौलावीरा में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कहाँ मिला है? धौलावीरा में ही प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं मिली हैं, तो सारी की सारी याद रखनी नहीं है, कुछ खास खास याद रखनी है, तो हम आपको बता देते हैं, अन्यथा समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हड़प्पा से कब्रिस्तान मिला है, जिसे R37 का नाम दिया गया है। समाधान पेटिका मिली है। साथ ही स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा उर्वरता की देवी के रूप में इसकी पहचान हुई है कि ये उर्वरता की देवी रही होंगी। स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे अन्नागार मिला है ना, और सीपी का पैमाना भी मिला है, यह भी आपको याद रखना है, इतनी चीजें याद रखनी है। मोहनजोदड़ो जो है सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें याद रखनी, एक तो है बृहद स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति भी आपको याद रखनी है। साथ ही मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति भी याद रखनी है आपको, है ना। और एक जो चीज याद रखनी है, मिट्टी का तराजू यहाँ पर मिला है। क्या मिला है? मिट्टी का जो तराजू है मोहनजोदड़ो से मिला है। इतनी चीजें मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखनी है। चनहूदड़ो में अलंकृत हाथी मिला है ना, और मनके मिले हैं, मनके इत्यादि चीजें मिली हैं। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में जो है 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, आयताकार, क्या 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पे माणिक एवं मिट्टी के मनके बनाए जाते थे, कहाँ पर? कालीबंगा में, तो यह भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल जो कि एक बंदरगाह था, तो पहले तो यही याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। यहाँ से धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं लोथल से, और 3 युगल समाधियां भी मिली हैं, तो यह भी याद रखना है। सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियां, एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी मिला है, लेकिन यहाँ के लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं थे, इसकी जानकारी अभी नहीं लग पाई, इसलिए हम यही मानते हैं कि नहीं थे। बनावली में हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने जो तांबे के बाड़ाग्र हैं, वो मिले हैं कहाँ से? बनावली से। अब यहाँ पर रिवीजन टाइप में शॉर्ट में दिया हुआ है कि किसने किसकी खोज की, कब की गई, किस नदी के किनारे है, यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो हम इनको एक बार देख लेते हैं। देखो, पहला जो स्थल है वो है हड़प्पा, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है, और इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। इसकी वर्तमान स्थिति देखें तो ये पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी जिला है वहां पर स्थित है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदाड़ो है, और ये सिंधु नदी के किनारे पर है। राखलदास बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी। ये सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है पाकिस्तान में, वहां पर वर्तमान में स्थित है। तीसरा जो शहर है चनहूदड़ो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, सिंधु नदी के किनारे यह भी है, और अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर बीबी लाल एवं बी के थापर ने इसकी खोज की। राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहां पर ये स्थित है। कालीबंगा जो है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, वहां पर स्थित है। देखो, कोट दीजी जो जगह है वो सिंधु नदी के किनारे पर है। फजल अहमद खान ने इसकी खोज की थी। और जो रंगपुर है, इसकी खोज SR राव ने की थी, भादर नदी के तट पर है। तो रंगपुर जो है भादर नदी के तट पर, वहीं आपको मोहनजोदाड़ो और कोट दीजी याद रखना है, सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो, चनहूदड़ो और कोट दीजी ये कहाँ पर हैं? सिंधु नदी के तट पर हैं। तो एक हम आपको ट्रिक देते हैं याद करने की कि कौन कौन सी नदी के किनारे पर हैं। तो देखो, मोहनजोदाड़ो में भी दा आ रहा है, इसमें चनहूदड़ो में भी दा आ रहा है, और कोट दीजी में भी दा आ रहा है, तो ये तीनों ही कहाँ पर हैं? सिंधु नदी के किनारे पर हैं। अब हम बात करते हैं रंगपुर। तो रंगपुर भादर नदी के किनारे पर SR राव द्वारा खोज की गई, और गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है वहां पर रंगपुर है। रोपड़ जो जगह है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, वो सतलज नदी के किनारे पर है, और यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी। पंजाब का रोपड़ जिला इसी से संबंधित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है, और SR राव ने जो है इसकी खोज की थी। गुजरात का अहमदाबाद जिला में लोथल है। आलमगीरपुर आलमगीरपुर हिंडन नदी याद रखना है, और यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की है। तो देखो, रोपड़ और आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा के लिए आपको याद रखना है। और आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला जो है वहां पर है, और ये पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है।
सुत का गैंडोर की बात करें तो ये दासक नदी के किनारे पर है, खोज की थी ऑरेल स्टेन ने। और बनावली की बात करें तो सरस्वती की नदी किनारे R.S. बिष्ट ने जो है इसकी खोज की थी। धौलावीरा बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, अपनी जो जल निकासी की व्यवस्था है उसके लिए जाना जाता है। खोज की है J.P. जोशी ने और R.S. बिष्ट ने। गुजरात का कच्छ जिला इससे संबंधित है, धौलावीरा से गुजरात का कच्छ जिला संबंधित है। हड़प्पाई लिपि की बात करते हैं। हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेलखेड़ी की आयताकार मोहरों, ताबे और किंगुटकियां आदि पर मिले हैं। इस लिपि का जो सबसे पुराना नमूना है वो 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 ईसा तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो हड़प्पाई लिपि है वो कुछ इस प्रकार से मिली है कि हम उसको देख तो पा रहे हैं कि हाँ ये लिखे हुए साक्ष्य मिल गए हैं, लेकिन हम अभी तक जो है उसे पढ़ना संभव नहीं हो पाया। इसको क्लास की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था। इसकी जो लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, क्या करते हैं, बाईं ओर से इस प्रकार से इस ओर चलते हैं, लेकिन जो हड़प्पाई लिपि है वो दाईं ओर से इस ओर लिखी जाती थी, इस तरफ ऐसे, है ना। और ये कैसी थी, चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफ कहा जाता है जिसे। इस पद्धति को ब्रुश बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। सबसे ज्यादा चित्र जो है वो यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि में। तो कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होता होगा, अभी तक ये पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन जल्द ही जो है उनको पढ़ने में भी सफलता प्राप्त होगी। देखो, सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल की जो है सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जाता है। तो किसी भी काल के सामाजिक जीवन का अनुमान जो है, हमें जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं ना, उनसे ही हम अंदाजा लगा पाते हैं कि कैसा रहा होगा। जैसे श्रृंगार संबंधी कोई वस्तु मिलती है ना, तो उससे हम पता लगाते हैं। कोई आकृति मिली है जिसपे किसी महिला की आकृति बनी है और उसने कुछ गहने वगैरह पहन रखे हैं, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी रही होगी, है ना। कोई चित्रकारी मिल गई है ना, कहीं पर कुछ लिखा हुआ मिल गया, तो इन सब चीजों से क्या होता है, उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि समाज कैसा था, महिलाओं की दशा कैसी रही होगी, खान पान कैसा रहा होगा, क्या चीज खान पान रहा होगा उनका, इन सब जो पहनाव है उनका कैसा रहा होगा, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। देखो, मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता संभवतः मात्र सत्तात्मक था। समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को भी दर्शाती है। देखो, आवासों की संरचना से आर्थिक विषमता का पता ऐसे चलता है कि जैसे मान लो एक दुर्ग भी मिले हैं और छोटे छोटे महल भी, छोटे छोटे घर भी मिले हैं। तो उससे क्या पता चल रहा है, जो दुर्ग में रह रहा होगा ना, वो उस समय रॉयल या अमीर टाइप का व्यक्ति कह सकते हैं हम। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी, जो छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, वो हम ये मान सकते हैं कि सामान्य वर्ग होंगे, है ना। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। तो इनके जो पहनाव है वो कुछ इस प्रकार था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। चनहूदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, और चनहूदड़ो इसमें दा आ रहा है, देखो तो किस नदी के किनारे पर होगा, सिंधु नदी के किनारे पर होगा। चनहूदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। उस समय की महिलाएं लिपस्टिक लगाया करती थी, लड़कियां। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। तो शाकाहारी व्यक्ति भी थे और मांसाहारी। तो समाज में हमें यही जानकारियां याद रखनी होती हैं कि खान पान क्या है ना, पहनाव क्या है, किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, समाज कैसा था, मनोरंजन के क्या साधन थे। तो यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। ऐसे कैसे पता चला, साक्ष्य मिले हैं इसके, है ना, चौपड़ और पासा मिले हैं तो पता चला कि खेलते होंगे। अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी प्रचलन किया जाता था। यहाँ के लोग यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की भी जानकारी रखते थे। कैसे पता चला होगा कि पूर्ण समाधिकरण के बारे में, तो क्या है, जो साक्ष्य मिल रहे हैं ना,
और अधिक तक जो मुर्दे हैं ना, जो उनके कंकाल हैं, वो हमें नीचे दफनाए हुए मिले हैं। तो उससे पता चलता है कि इतने बड़े लेवल पर जब कंकाल मिल रहे हैं तो हो सकता है कि पूर्ण समाधिकरण का ही प्रयोग करते होंगे। कहीं कहीं जली हुई हड्डियां भी मिली हैं, तो उससे पता चला कि दाह संस्कार भी करते होंगे, है ना। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा थे। कैसे पता चला? हथियार की मात्रा जो है वो बहुत कम देखने को मिली है। इससे पता चला हमें कि युद्ध प्रिय कम होंगे लेकिन शांति प्रिय होंगे। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया है। व्हीलर जो इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि उस समय दास प्रथा शायद प्रचलित रही होगी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो सामाजिक जीवन है, आपको सीधा सा याद रखना है कि देखो, मात्र देवी की संरचना मिली है, मतलब मात्र सत्तात्मक समाज हो सकता है ना। विद्वान थे, योद्धा हुआ करते थे, व्यापारी वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, और पुरुष स्त्री दोनों ही आभूषण पहनते थे। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। सूती वस्त्र का प्रयोग होता था। शाकाहारी मांसाहारी खाना खाते थे, दोनों प्रकार का। मनोरंजन के भी साधन थे उस समय, चौपड़ पासा हो गया। और पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार ये प्रचलित था। शांति प्रिय व्यक्ति थे, है ना, शांति प्रिय व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया बात है। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है ना, इजराइल, हमास, फिलिस्तीन, ईरान, इराक, रूस, यूक्रेन, पूरा विश्व जो है जलने को लगा है बिल्कुल। और कुछ लोग हैं जो अपने हथियार बेचने को लगे हैं उनको। तो जिस लेवल पर चीज़ें चल रही हैं इस समय, पृथ्वी एक इतने बड़े खतरे को अपने ऊपर लिए हुए है कि ना जाने ये कब विस्फोट हो जाए और पूरी पृथ्वी ही जो है नष्ट हो जाए, ऐसी संभावनाएं। इस बार ना विश्व युद्ध हुआ ना, तो संपूर्ण मानव जाति नष्ट हो जानी है। इसीलिए कहते हैं किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया मस्ती से जियो। कब कौन से देश का शासक क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं है। अब हम हड़प्पा काल की जो राजनीतिक जीवन है उस पर आते हैं और समझेंगे कि किस प्रकार का था। राजनीतिक जीवन से संबंधित कोई विशेष चीजें तो नहीं मिली हैं हड़प्पा काल की, लेकिन कुछ एक ही जानकारियां प्राप्त हुई हैं। जैसे हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं होता है कि ये संगठन में रहते थे, संगठन वगैरह बनाते थे, राजनीतिक संगठन या कुछ, तो ऐसा कोई विशेष व्यवस्था तो देखने को कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी बणिक तथा व्यापारी वर्ग जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका में रहा होगा। क्योंकि देखो, व्यापार एक बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिला है, बड़े बड़े अन्नागार मिले हुए हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो जो व्यापारी वर्ग रहा होगा, निश्चित रूप से उसकी स्थिति जो है सर्वोच्च होगी, और शायद वही जो है शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग रहता होगा। तो ये सिर्फ क्या है, हम अनुमान लगा सकते हैं। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। वही जो व्हीलर हैं, उन्होंने कहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। अब हम आते हैं कि सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। जब हम किसी भी काल के बारे में बात करते हैं और उस काल के आर्थिक जीवन की बात करेंगे, तो कृषि की बात करेंगे, पशुपालन की बात करेंगे, सिक्कों की, व्यापार की, वाणिज्य के बारे में बात करेंगे, उस समय के बंदरगाहों की बात करेंगे, क्या व्यवस्था थी, परिवहन की क्या व्यवस्थाएं थी। तो जैसे हम इकोनॉमिक्स में जो चीजें पढ़ते हैं ना, उसी से संबंधित चीजें इतिहास में भी जब हम किसी काल क्रम का आर्थिक जीवन देखते हैं तो उनसे जुड़ी हुई चीजों को देखते हैं। देखो, सैंधव सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण जो है उन्नत कृषि तथा व्यापार था। तो कृषि भी अच्छे लेवल पर हो की जा रही थी, और जो व्यापार भी है, सुदृढ़ व्यापार का प्रयोग होता था। इस काल की अर्थव्यवस्था ही सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। तो आंतरिक व्यापार भी किया जाता था और विदेशी व्यापार भी होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। व्यापार केवल इस सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया से भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे। इनके कुछ बंदरगाहों को भी आपको याद रखना है, जैसे लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, सुरकोटदा, प्रभास, पाटन, ये जो सब हैं सैंधव सभ्यता के ही बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों से व्यापार करना उनके लिए सुगम हो जाता था। ये दशमलव प्रणाली और माप तौल की जो इकाई 16 के गुणक में होती थी इनके समय, तो ये माप तौल के भी उपकरण उस समय बना रखे थे इन्होंने।
इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है वो सैंधव सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। ये सिर्फ अनाज ही नहीं उगाते थे बल्कि फल फूल भी उगाया करते थे, सब्जियां भी उगाया करते थे, नारियल का भी उत्पादन करते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो जब हम इनकी नगरीय व्यवस्था देखते हैं ना, नगर नियोजन देखते हैं, हमें तो उसी चीजों से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये बहुत सारी चीजों में बहुत आगे थे। खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न था जो इनका गेहूं और जौ था, ये याद रखना है आपको। कृषि कार्य हेतु पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। इस सभ्यता में फावड़ा, फाल नहीं मिला है। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते होंगे। देखो, कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। कृषि कार्यों व व्यापार परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। पशुओं में कुबड़ वाला जो बैल है, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर, कुत्ते आदि होने का अनुमान मिलता है, क्योंकि उस समय के इनके अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। गुजरात के जो निवासी हैं वो हाथी भी पालते थे, लेकिन कहीं भी हमें घोड़े के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। हड़प्पा सभ्यता में जो सुरकोटदा एक जगह है, वहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन एक ही घोड़े के मिले हैं अवशेष। पूरी हड़प्पा सभ्यता में एक जगह घोड़े के अवशेष मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और एक ही जगह मिले हैं, इसलिए हम इसको नहीं कह सकते कि उस समय के जो हड़प्पा वासी थे वो घोड़े को भी पशुपालन के रूप में यूज करते थे, या किसी भी प्रकार से युद्धों में, या तो ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अब हम आते हैं जो सैंधव सभ्यता है उसका धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन के बारे में भी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होती है, और हमें पता चलता है कि उस समय के लोग किस प्रकार के धर्म को जो है अपनाते थे। देखो, प्रकृति पूजा जो है ना, जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। जब से ये पृथ्वी है, मुझे तो ऐसा लगता है तभी से चली आ रही है। आखिर क्यों ये प्रकृति के मानक बनाए होंगे लोगों ने? ताकि उनकी रक्षा की जा सके, उन्हें बचाया जा सके। और आज हम जो है हमने इसको इतने आडंबर में बदल दिया है, पाखंड में बदल दिया है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जबकि ये सब जो चीजें बनाई गई थी ना, बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं। वो बहुत ही महान व्यक्ति होगा जिसने पहली बार ऐसी चीजों को सोचा होगा, और इन सब चीजों को स्थापित करने के बारे में सोचा कि हाँ, हम प्रकृति पूजा को बनाते हैं। जैसे ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष, पशु तीनों रूपों में देखने को मिलेगी आपको हड़प्पा सभ्यता में। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में भी ये लोग विश्वास करते थे, तो उस समय से विश्वास करते आ रहे हैं हम लोग। ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मोहरों पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया गया है। ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता, पशुपतिनाथ, लिंग योनि आदि की भी पूजा करते थे। इसके अलावा सैंधववासी वृक्ष, पशु, सांप इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता था, और कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक की भी पूजा की जाती होगी। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा का जो होते हैं प्रतीक होते हैं। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। एक तो पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। इनके धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर यह लौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही होता है। देखो, मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो तो सैंधव सभ्यता से हो रहा है, लेकिन सिर्फ मूर्तियां मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं बड़े बड़े मंदिर मिल रहे हों, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मूर्तियां मिल रही हैं, लेकिन है ना कि मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन मंदिर के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। तो अभी हम पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल होते हुए आए, है ना। कालयुगीन सभ्यता देखी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अभी हम पढ़ ही रहे हैं। तो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि मूर्तियां तो मिल रही हैं, लेकिन इतने लंबे समय में कहीं पर भी जो है मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आएगा, और जो लेटर वैदिक पीरियड है उस टाइम पर हमें देखने को मिलेगा कि जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है उसका आधार बनना शुरू हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे उसका जो है निर्माण होगा। देखो, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त एक मृण मूर्ति में गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, शायद जो उर्वरता की देवी का प्रतीक माना गया है।
इस सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे हैं? तो देखो, इस सभ्यता के पतन के लिए जो उत्तरदायी कारण है उनमें मतभेद है, किसमें? पुरातत्वविदों में और इतिहासकारों में। लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, उस आधार पर जो अंदाजा लगाया गया है। इसके पतन की कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण हैं। जैसे बाढ़ भी हो सकता है ना? क्रमिक पतन भी हुआ होगा शायद किसी कारण से, कोई महामारी भी हो सकती है, और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे विद्वानों ने माना है कि जो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर हैं, इनका मानना है कि बाहा एवं आर्यों के आक्रमण से सभ्यता का पतन हो गया था। तो जैसे इस सभ्यता का पतन हो जाता किसी बाहरी आक्रमण से, तो वो लोग क्या आक्रमण करके वापस लौट गए थे सबको खत्म करके, या फिर रुक गए होंगे उनमें से कुछ लोग, तो कुछ तो बचता है ऐसा। लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसा भी होता तो इतने लंबे समय तक, कई सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष बीत गए, उस सभ्यता पर कोई और आया क्यों नहीं? वहां पर उस पर अपना निवास क्यों नहीं बनाया? है ना? तो ये भी तो सोचने वाली बात है। तो मुझे ये जो पतन का कारण है, जो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर मानते हैं, ये ठीक नहीं लगता है। एक और कारण है, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं एस.आर. राव ने जो दिया है, वो बाढ़ इसको कारण मानते हैं। और ये एक जो सर्वमान्य हो सकता है कि पूरी एक सभ्यता थी, अचानक से एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, जिसमें पूरी सभ्यता की सभ्यता जो है उसके नीचे दब गई, और अब हम दबी हुई सभ्यता को ही तो निकाल रहे हैं। तो ये कारण हो सकता है शायद। ओरेल स्टेइन और अमलानंद घोष जो हैं, इन्होंने बताया है कि जलवायु परिवर्तन भी कारण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, जलवायु परिवर्तन भी एक कारण हो सकता है। जैसे जलवायु परिवर्तन अभी वर्तमान में हो रहा है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो समुद्रों का जल स्तर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2070 तक जो है, वो मुंबई पूरी डूब जाएगी। तो माफ कीजिएगा। समुद्र से लगे हुए जो शहर हैं ना, 2070 तक उनमें से 10% शहर जो हैं वो डूब जाएंगे, ऐसा अभी कहा गया है आईपीसीसी के द्वारा बहुत पहले। लेकिन अगर ऐसा होता है, मान लो, तो जो मुंबई शहर डूबेगा वो भविष्य में कभी निकलेगा भी तो ना। और अगर ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिला ना, तो फिर तो हम यही अंदाजा लगाएंगे कि किस प्रकार से चीजें जो मिल रही हैं, क्या चीजें मिल रही हैं, हम सिर्फ इस चीज का अंदाजा लगा पाएंगे। है ना? तो ये सब चीजें देखने को आपको मिलेंगी। उसी प्रकार से शायद हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय भी ऐसा कुछ हुआ हो। बिल्कुल हो सकता है। एम.आर. साहनी की बात करते हैं, तो इन्होंने भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन को इसका कारण माना है। जॉन मार्शल जो है प्रशासनिक स्थिरता को कारण माना है। फिर ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि महामारी होगी, कुछ और भी कारण रहा होगा, तो शायद ऐसा हुआ होगा। अब हम इस बात को भी देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की देन क्या है हमारे लिए, क्या क्या वो देकर गए हैं हमारे लिए। तो देखो, एक तो दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली का जो प्रयोग करते थे हड़प्पा वासी, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज मिली है। एक दूसरी जो इसकी खुदाई से हमें पता चला है, नगर नियोजन, कि किस लेवल पर उस समय सोचो नगर नियोजन देखने को मिला है। हर एक के घर के बीच में आंगन और कुआं भी होता था, बाकायदा जो है तहखाना होता था, शौचालय होता था, है ना? किचन अलग बना हुआ है। और जो नगर नियोजन है, सड़कें जो है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर की जो गंदगी है वो सड़क से लगी हुई नाली में, और वो नाली जो है वो मुख्य नाली में जाके मिलती थी नगर की। तो इस प्रकार की संरचना बनी हुई थी। तो सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, उस समय हमें पता चलता है कि हड़प्पा वासी जो है, ये किसी एकाध देवता का नहीं, बल्कि बहुदेव, मतलब बहुत सारे देवताओं का पूजन पाठ किया करते होंगे। मातृ देवी की पूजा होती थी, प्रकृति पूजा होती थी, शिव पूजा होती थी, लिंग और योनि की पूजा होती थी, योग का प्रचलन था, जल का धार्मिक महत्व बताया गया है। जो स्वास्थ्य का आज अभी आप दीवालों पर बना लेते हो, उसकी भी पूजा होती थी। तो इत्यादि चीजें देखने को मिली हैं। साथ ही तावीज, मंत्र, तंत्र, जादू टोना के बारे में भी जानकारी मिली है। हड़प्पावासी आभूषणों का प्रयोग करते थे, बहुफसली कृषि व्यवस्था थी, तो एक से अधिक फसलों का उत्पादन करते थे। अग्नि पूजा, यज्ञ, मोहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि का प्रयोग करते थे। देखो, सैंधव सभ्यता की प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात जो है, इसी सभ्यता से माना जाता है।
तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी और ये इसकी बहुत बड़ी देन है हमारे लिए और हमें बहुत कुछ चीज़ें इससे सीखने को मिली हुई हैं। अब हम आते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, उसके बाद जो है ये अध्याय हो जाएगा समाप्त और फिर हम अगले अध्याय पर चलेंगे। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो क्लास है ना, आप चाहे आईएएस का एग्जाम हो, प्रीलिम्स परीक्षा, लेकिन हम पहले ही बता दें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं ना, ये उनके लिए क्लास है, मुख्य परीक्षा के लिए क्लास नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ये मुख्य परीक्षा के लिए नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ जहां भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो यूपी पीसीएस का मेंस हो, यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, सी एपीएफसी का एग्जाम हो, ईपीएफओ का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एमपीपीएससी, बीपीएससी, है ना, यूपीपीसीएस हो, एमपीएससी हो, कोई सी भी पीएससी हो किसी भी स्टेट की, सबके लिए समान रूप से इक्वल जो है इसका उपयोग है। आप इस क्लासों को आप बहुत ध्यान से तैयार करिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा, 1 से 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तब हम प्रश्नों को लगा लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पहले पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं आगे किसी भी एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता अध्याय का जो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। तो देखो, दो तो आपको विशेष रूप से याद है, इनमें से कौन कौन से, एक तो है चनहूदड़ो और एक है कोटदीजी की। ये तो थे, देसलपुर भी जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, लेकिन देसलपुर तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, लेकिन सोहगोरा जो है हड़प्पा सभ्यता से कहीं से भी संबंधित नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है। तो हमें कौन सा कथन बताना है, सत्य कथन बताना है। ये भी आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पहला जो कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। तो यह कथन बिल्कुल सही है, तो हमारा पहला कथन जो है सही हो जाता है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। हाँ, कपास से भी बनाए जाते थे और ऊन के भी बनाए जाते थे, इसलिए दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो अब हमारे दोनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है। ये बताना है कि इनमें से कौन सा लक्षण जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है, सीधा सा। तो उनके विशाल महल, महल तो विशाल थे लेकिन मंदिर नहीं थे, तो मंदिर नहीं थे। इस प्रकार से पहला कथन जो है गलत हो जाता है। अब हमें एलिमिनेशन मेथड को अपनाना है, तो पहला कथन गलत हो गया है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं और सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अभी बचे हैं हमारे पास दो ऑप्शन, एक तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है या फिर दूसरा हो सकता है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे, है ना। मात्र देवी की पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 तो है ही। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही भी एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप तीसरा कथन जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में आपको एलिमिनेशन मेथड का जरूर प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है। तो इनमें से कौन है, कौन सा है जिसका जो है हड़प्पा संस्कृति से जो मोहरें मिली हैं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं देखने को मिलता है। तो इन चार ऑप्शनों में देखेंगे आप, पहला है गाय, हाथी, घोड़ा, घोड़ा नहीं गैंडा और बाघ। इनमें से क्या है इसका सही आंसर, जल्दी से बताइएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। तो गाय का कहीं भी ऐसा मोहरों पर चित्रण देखने को नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं है तो आर डी बनर्जी बिल्कुल संबंध रखते हैं, एम एस वत्स भी संबंध रखते हैं, के एन दीक्षित भी रखते हैं, लेकिन जो बी ए स्मिथ हैं इनका हड़प्पा सभ्यता से कोई संबंध नहीं है, उसके उत्खनन से संबंध नहीं है। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो आपने देखा कि लोथल क्या है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है और यह भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है। और अभी तो देखे थे हमने बंदरगाह शहरों में की, है ना, कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आपको
याद रखना है ये कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो बंदरगाह हमने यहाँ पर देखा था, देखो लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटदा है, प्रभास पाटन है। तो ये सभी जो हैं हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह हुआ करते थे उस समय के। अब हम अगले क्वेश्चन पर जो है आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है। तो लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के किनारे है। पूछा जा रहा है वह हड़प्पावासी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। यूपीपीएससी मेंस 2012 में ये पूछा गया प्रश्न है। आपने देखो अभी पढ़ा है, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से कौन सा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर है भोगवा नदी हो जाएगा। क्या, भोगवा नदी के किनारे पर है लोथल। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये यूपीपीएससी प्री में पूछा गया है। एक उन्नत जल व्यवस्था तो ये मिला है धौलावीरा से। कहाँ से, धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी नदियां थी। तो हमें बताना है इनमें से भी कौन सी नदियां थी। तो सिंधु तो था उसमें, है ना, चेनाब भी था और झेलम भी था, लेकिन गंगा नदी के किनारे पर कहीं पर भी सिंधु घाटी सभ्यता देखने को नहीं मिलती है, इसलिए गंगा डी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, सिंधु घाटी सभ्यता जो है गैर आर्य थी क्योंकि क्या हो जाएगा इसका कारण। ऑप्शन ए है, वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। अब हम आते हैं 11वें प्रश्न पर, और 11वें प्रश्न को जो है हम देखने वाले हैं। 11वें प्रश्न में कहा गया है, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। जो कारण क्षीणतम कारण है वो देखो, लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही, मृदा में लवणता की वृद्धि घटती रही, और आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। ये क्षीणतम कारणों में से एक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है। तो क्या इंगित करता है, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन होगा, इसी बात को तो इंगित करेगा, तभी तो अनाज हो रहा है। नहीं तो अनाज कहाँ से खरीद कर कोई अनाज का स्टोर करता है क्या, नहीं करते ना। तो कृषि का ही प्रचलन होगा तभी तो अनाज का स्टोर किया जा रहा है। CAPF AC एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो गलत कथन बताना है। हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दी, हाथी दांत तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने होते थे। बिल्कुल सही है। पुरातत्वों ने मन के बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना, ये भी सही है। चनहूदड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए, यह भी सही है। बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं, यह सब बिल्कुल भी नहीं है। तो बनावली से मनके बनाने जैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। एक मिला है कहाँ से, चनहूदड़ों से मिला है। इसलिए ABC तो सही आंसर है, लेकिन हमें देना था गलत आंसर, कि गलत बताना था कौन सा इनमें से गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 14वें प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो देखते हैं कौन सा सही है। पहला कथन है, शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मोहरों, ईंट और तौल से सुस्पष्ट होता है। तो बिल्कुल सही कथन है। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त हुई थी, यह भी सही है, अर्थात सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना
कथन जो है दो वो गलत है, सिर्फ एक कथन सही है क्वेश्चन नंबर 14 में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो यह है, उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। बिल्कुल, प्रारंभिक ही नगर तो थे उस सभ्यता के, वो है ना, इसलिए साक्षी है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि का प्रथम उपयोग का संकेत है, यह भी सही है। हम लोग लिखते हैं बाईं ओर से, उस समय लिखा जाता था दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम से, कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। तो लोहे के बारे में तो जानकारी ही नहीं थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। तो जब भी लोहे की बात की जाए ना, आंखें मूछ के गलत कर देना है, बिल्कुल भी आंखें बंद करके इसको गलत मान लेना है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है। बिल्कुल सही बात है ये, कि पत्थर की जो मूर्ति के प्रमाण मिले हैं ये सबसे शुरुआती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत आंसर देना था। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक साइड हड़प्पा स्थल दिए हुए हैं और उनका आधुनिक नाम दिया हुआ है। तो हमें देखना है कि क्या जो है इसका सही आंसर होगा। देखो, धौलावीरा जो है, धौलावीरा का जो वर्तमान आधुनिक नाम है, इसे कादिर द्वीप टापू के नाम से जाना जाता है, धौलावीरा को। और जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी को हिसार, इसका वर्तमान नाम है राखीगढ़ी का। भिरडाना क्या है, भिरडाना, भिरडाना को हरियाणा के नाम से जाना जाता है और भोगावो को सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो धौलावीरा, कादिरदीप, राखीगढ़ी हिसार, भिरडाना हरियाणा और भोगावो सौराष्ट्र आपको याद रखना है। अब हम आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। हड़प्पा सब स्थल जो कोट दीजी है उस सभ्यता के किस प्रमुख स्थल के समीप है, इनमें से कौन सा स्थल है जिसके समीप है। तो कोट दीजी आपको मोहनजोदड़ो के पास में देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके लिए मेसोपोटामियाई सभ्यता के लोग जो थे क्या कहते थे, ये पूछा जा रहा है। तो मेहुला कहा गया है। क्या कहा गया है, मेहुला कहा गया है, उनको मेहुला कहा गया है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इस प्रकार से जो है हमारा ये अध्याय होता है समाप्त। और अगला जो हमारा अध्याय होगा वो है वैदिक सिविलाइजेशन, है ना। तो वैदिक सिविलाइजेशन को भी बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। तैयार रहिएगा उसके लिए भी। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो।